प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है यदि किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत बढ़ने से भी प्रभावित नहीं होती, यानी वस्तु की कीमत क्या कर रही है, वस्तु की कीमत बढ़ रही है पर वस्तु की डिमांड है वो क्या स्थिर है। तो कह रहा कि कौन सी वस्तु है, आदर्श वस्तु है, असंवेदनशील वस्तु है, आवश्यक वस्तु है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसका उत्तर होगा सी, ये आवश्यक वस्तु होगी। आपको मैंने पढ़ा रखा है कि अनिवार्य और आवश्यक वस्तुएं होती हैं, इनकी कीमत घटे या बढ़े इनकी मांग की मात्रा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपको याद आ रहा हो तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति की ऐसी कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर ने कहा कि भैया आपको एक गोली रोज लेनी पड़ेगी। वो गोली उसके लिए क्या हो गई, आवश्यक हो गई। अगर बेटा वो गोली 10 रुपये की मिल रही है तो भी रोज की एक लेगा, 15 की मिले, 20 की मिले तो भी एक लेगा, 5 रुपये की मिले तो भी एक लेगा, यानी कीमत घटे या बढ़े मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी वस्तु को आवश्यक या अनिवार्य वस्तु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32 अपन देखते हैं, कीमत मांग लोच को परिभाषित कीजिए, यानी कीमत लोच का सूत्र पूछ रहा है। अब कीमत लोच का सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ रखा है कीमत लोच बराबर होता है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन अपोन मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। ये कीमत लोच का सूत्र होता है, यानी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में जो आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको कीमत लोच कहा जाता है। तो देखिए, वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांग की मात्रा में आने वाला बदलाव, तो कीमत लोच किसके कारण आती है, कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में जो बदलाव आता है उसको कीमत लोच कहा जाता है। तो बेटा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। प्रश्न संख्या 33 अपन देखते हैं, बाजार के किस रूप के तहत एकाधिकार प्रतियोगिता के बाजार की तुलना में मांग वक्र का ढाल अधिक तीव्र होता है। देखिए, यहां एकाधिकार के आगे प्रतियोगिता लिखा है और एकाधिकार के आगे प्रतियोगिता लिखता है, तो इसका मतलब एकाधिकार के आगे प्रतियोगिता लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया ये कौन सा बाजार है, ये एकाधिकारात्मक बाजार है। और एकाधिकारात्मक बाजार की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र का ढाल है या एकाधिकार में AR और MR है उसका ढाल है वो अधिक होता है। आपने पढ़ रखा है पूर्ण प्रतियोगिता में तो AR बराबर MR होते हैं, AR और MR का ढाल बिल्कुल शून्य होता है, कोई ढाल नहीं होता। एकाधिकारात्मक बाजार में AR और MR अलग अलग होते हैं, ये AR है ये MR है। एकाधिकार बाजार में भी AR और MR है वो अलग अलग और गिरते हुए होते हैं, ये AR है ये MR है। और ध्यान रखना ये तो पूर्ण प्रतियोगिता में है, ये एकाधिकारात्मक में है और ये एकाधिकार में है। प्रश्न आपसे पूछा है कि एकाधिकार बाजार की अपेक्षा किस बाजार में AR और MR ज्यादा गिरता हुआ होता है, तो कौन सा है, एकाधिकारात्मक की अपेक्षा एकाधिकार बाजार में AR और MR वो अधिक गिरता हुआ होता है। तो बेटा जी यहां उत्तर होगा वो होगा बी। प्रश्न संख्या 34 अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही है। बेटा वो राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए 4 समीकरण दे रखे हैं और पूछ रहा कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला दिया है साधन लागत पर NNP NNPFC बराबर बाजार मूल्य पर NNP NNPMP माइनस NIT। तो बिल्कुल सही है। आपको मैंने पढ़ा रखा है कि कहीं पर भी आपको मार्केट प्राइस दी हो और फैक्टर कॉस्ट पूछता हो तो बेटा मार्केट प्राइस में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर NIT को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो पहला ही आपका समीकरण वो सही है, बाकी तीनों की तीनों समीकरण हैं वो यहाँ गलत है। तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ए होगा।
प्रश्न संख्या 35 अपन देखते हैं। जब अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति हो, यानी मुद्रास्फीति दर ज्यादा हो, तो आपूर्ति को कैसे प्रभावित करेगी? आपको पता है मुद्रास्फीति किसका कारण होता है? मुद्रास्फीति मुद्रा प्रसार का कारण होता है। यानी मुद्रास्फीति की दर जितनी अधिक है, इसका मतलब है उस देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति भी उतनी क्या है? अधिक है। तो उच्च मुद्रास्फीति है, इसका मतलब पैसे की आपूर्ति है वो मार्केट में क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा बेटा? वो सी होगा। प्रश्न संख्या 36 अपन देखते हैं। निम्न में से मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं है। मुद्रास्फीति के प्रकार दे रखे हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होती है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होती है, युद्ध जनित मुद्रास्फीति भी होती है, कीमत जनित मुद्रास्फीति नहीं होती है। कीमत तो मुद्रास्फीति का कारण होता है। कीमत वृद्धि तो मुद्रास्फीति की पहचान होती है। तो कीमत जनित मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया है, मांग प्रेरित पढ़ाया है, लागत प्रेरित पढ़ाया है, आपातकालीन पढ़ाया जो युद्ध, अकाल, भूकंप, महामारी के दौरान आती है। तो बेटा जी ये तीनों तो मुद्रास्फीति के प्रकार हैं। कीमत जनित मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं है। प्रश्न संख्या 37। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान में औद्योगिक विकास की 4 संस्थाएं दे रखी है। इनमें 3 संस्थाएं बिल्कुल सुमेलित है। आरएफसी, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1955 में हुई थी, बिल्कुल सही है। रिको, राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना 1980 में हुई थी, बिल्कुल सही है। रूडा, रूरल नन फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना 1995 में हुई थी, ये तो सही है। रासिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, रासिको की स्थापना बेटा 1963 में नहीं हुई थी। रासिको की स्थापना तो 1961 में हुई थी। इसका मतलब यहाँ आपका बी विकल्प है वो सही नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो कौन सा होगा? बी होगा। प्रश्न संख्या 38 अपन देखते हैं। निम्न में से प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। यह प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और पटवार दोनों में पूछा हुआ है कि कौन से मक्के उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। तो आपको पता है हमारे राजस्थान में मक्का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र। और मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? मेवाड़ में आपका चित्तौड़ आता है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, राजसमंद है, प्रतापगढ़ है, ये जिले मेवाड़ में आते हैं। तो आपको पता है कि राजस्थान में मक्का उत्पादन के अग्रणी जिले मेवाड़ क्षेत्र हैं। तो मेवाड़ के जिले देख ले आप, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। उत्तर कौन सा हो गया बेटा? हो सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर है प्रश्न संख्या 39। राज्य के कुल सकल मूल्य संवर्धन GVA ग्रोस वैल्यू एडेड में 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर उद्योगों का योगदान कितना रहा है? तो बेटा उद्योगों का योगदान है वो रहा 24.67%। उद्योगों का योगदान रहा है GVA में 21-22 में वो योगदान रहा है राजस्थान में, वो 24.67% रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। फिर है प्रश्न संख्या 40। 2020-21 में देखिए 2020-21 पूछा है। 2020-21 में राजस्थान में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? तो 2020-21 में यह आर्थिक समीक्षा का डाटा है। राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर रही है वो रही है 74,009 रुपये, 74,009 रुपये रही है। फिर आप देखो फर्म के सिद्धांत में विक्रय लागत की अवधारणा। बेटा वो विक्रय लागत किस बाजार का लक्षण है? विक्रय लागत है वो आपको पता है एकाधिकारात्मक बाजार का लक्षण है। एकाधिकारात्मक बाजार का लक्षण है। और एकाधिकारात्मक बाजार है इसका विचार दिया था, वो दिया था प्रोफेसर चैम्बरलिन ने। एकाधिकारात्मक बाजार का विचार किसने दिया था? प्रोफेसर चैम्बरलिन ने दिया था।
तो विक्रय लागतों के सिद्धांत में जो नाम आएगा वो चेम्बरलिन आएगा। ठीक है साहब, तो यहां सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? बी होगा। फिर आप देखें, निम्न में से कौन सा अल्पाधिकार की विशेषता नहीं है? 4 विशेषता दे रखी है, कौन सी अल्पाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है? तो बिक्री लागत होती है क्योंकि अल्पाधिकार बाजार से संबंधित वस्तुएं ब्रांडेड होती है, इसलिए विज्ञापन का जरूरत होता है। समूह व्यवहार, आपको पता अल्पाधिकार बाजार में फर्में हैं, वो असामान्य लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आप को एक संगठन के रूप में स्थापित करती है, तो समय व्यवहार पाया जाता है, जिसको कार्टेल के नाम से जानते हैं। मांग वक्र अनिर्धारियता, आपको पता है मांग वक्र स्पष्ट नहीं होता, अल्पाधिकार में मांग वक्र है वो बेटा मोड़दार होता है, तो तीनों तो मान्यता है। फर्म के स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता नहीं, अल्पाधिकार बाजार में निर्णय लिया जाता है वो कार्टेल के द्वारा लिया जाता है, फर्मों के समूह के द्वारा लिया जाता है, इसलिए निर्णय लेने की फर्म की जो स्वतंत्र वो क्षमता नहीं होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेटा वो डी होगा। फिर प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन सी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? वस्तु विभेद होता है, फर्म का कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है, मांग वक्र नीचे गिरता हुआ होता है, उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग या साधनों की गतिशीलता, ये बेटा ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता होती है। ये एकाधिकारात्मक बाजार की विशेषता नहीं है, ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता वो होती है। फिर आप देखिएगा, निम्न में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित की जाएगी? कि इनमें से कौन सी राष्ट्रीय आय का पार्ट होती है, जीएनपी का पार्ट होती है? तो द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर रहे हो। द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने से क्या मिलती है? दलाली मिलती है, और दलाली हमेशा जीएनपी का पार्ट होती है, तो बेटा जी इसका सही उत्तर होगा कौन सा होगा? ए होगा। फिर आप देखें प्रश्न संख्या 45, बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ रही है, यानी सप्लाई क्या है? कम, और डिमांड क्या है? ज्यादा। डिमांड ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि मार्केट में मनी का फ्लो क्या कर गया? मनी फ्लो बढ़ गया। इसका मतलब ये कौन सी है? और आपको पता है मुद्रा का प्रसार होता है, मुद्रा का प्रसार होने से मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ने से कीमतों का बढ़ना, ये मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का लक्षण होता है। तो उत्तर होगा मांग जन्य मुद्रास्फीति, उत्तर होगा बी। प्रश्न संख्या 46 आप देखिएगा, निम्न में से कौन सी मौद्रिक नीति का उपकरण है? मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति आपने पढ़ रखा, मौद्रिक नीति आरबीआई की नीति होती है। मौद्रिक नीति में 6 उपाय तो मैंने आपको मात्रात्मक बताए और 4 गुणात्मक बताए। मात्रात्मक में आपको याद है CRR, SLR, BR, RR, RRR, OMO, ये 6 तो मैंने बताए हैं मात्रात्मक। गुणात्मक में 4 बताए हैं, एक तो मार्जिन परिवर्तन है, एक साख की राशनिंग है, एक नैतिक दबाव है, एक प्रत्यक्ष कार्रवाई है। तो यहाँ मौद्रिक नीति का पार्ट पूछा है, तो रेपो रेट में परिवर्तन है, ये मौद्रिक नीति का बेटा पार्ट होता है। तो यहाँ उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आप देखें बेटा जी प्रश्न संख्या 47, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार में क्या है? तो कृषि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है। ध्यान रखना, भारत में कृषि जोतों का औसत आकार 1.15 हेक्टेयर है, और राजस्थान में कृषि जोतों का आकार है वो 2.73 हेक्टेयर रहा है। फिर निम्न में से कौन सा भामाशाह योजना का भाग नहीं है? भामाशाह योजना के बारे में 4 चीजें दी है। महिला सशक्तिकरण बिल्कुल है, वित्तीय समावेशन है, सामाजिक अंकेक्षण है, लाभार्थी के अनुदान का नकद भुगतान का इसमें प्रावधान नहीं है दोस्तों। इसमें प्रावधान क्या किया गया था कि परिवार का एक खाता खोला जाएगा, खाते की मुखिया किसको बनाया जाएगा? महिला को बनाया जाएगा। आपके परिवार को
सरकारी योजनाओं का कोई भी आर्थिक लाभ मिल रहा है तो महिला के खाते में दिए जाने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया। तो उत्तर कौन सा होगा बेटा? वो डी। फिर आप देखें 49, निम्न में से कौन सा राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है? तो राजस्थान में थोक मूल्य का जो आधार वर्ष है वो 1999-2000 है। ध्यान रखना, राजस्थान में तो 1999-2000 है और भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। प्रश्न संख्या 50 अपन देखें, किस वर्ष से यूएनडीपी लगातार मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है? तो 1990 से यूएनडीपी के द्वारा एसडीआई की रिपोर्ट वो जारी की जा रही है, क्योंकि एसडीआई का विकास 1990 में पाकिस्तान से अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। इसीलिए महबूब उल हक है, इनको बेटा जी एसडीआई मानव विकास सूचकांक का क्या कहा जाता है? मानव विकास सूचकांक का जनक इसको कहा जाता है। थैंक यू।